हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा एचएससीबी थ्योरी की तीसरी एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है सहजीवन अर्थात सिम्बायोसिस। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैं एचएससीबी थ्योरी की दो एप्लीकेशन करवा चुका हूं। फिर दो एप्लीकेशनों को आप अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है ना। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था संकुलों का स्थायित्व, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, और एप्लीकेशन नंबर हमने सेकंड में डिस्कशन किया था हेलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण, मतलब किस हेलोजन अम्ल के तो अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होते हैं और किस हेलोजन अम्ल के अम्लीय गुण सबसे कम होते हैं। इसको हमने किसके बेस पर देखा था? एचएससीबी थ्योरी के बेस पर, क्योंकि आप लोगों को पता कि एप्लीकेशन किसकी चल रही है? एचएससीबी थ्योरी की, ठीक है ना। और अब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एचएससीबी थ्योरी की तीसरी एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है सहजीवन अर्थात सिम्बायोसिस। एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि जितनी भी एचएससीबी थ्योरी की एप्लीकेशन है उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो आप लोगों की सहजीवन है, ठीक है ना। इस सहजीवन वाली जो आप लोगों की एप्लीकेशन है ये आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इस एप्लीकेशन को पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझ के चलना, मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा इसको, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि काफी स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर हम नोट्सों को किस तरीका से अरेंज करें। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आप सभी स्टूडेंट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहां पर आप लोगों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर जितनी भी आप लोगों की क्लास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की, वो सारी क्लासेज आप लोगों को मिल जाएंगी। और जितने भी आप लोगों के नोट्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के, वो सारे नोट्स आप लोगों को ऐप पर मिल जाएंगे। साथ के साथ ही आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। आज के इस लेक्चर में मैं एचएससीबी थ्योरी की तीसरी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, जिसका नाम है सहजीवन अर्थात सिम्बायोसिस। तो देखो, सहजीवन वाली जो एप्लीकेशन है इसको मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से बताता हूं कि आखिरकार सहजीवन का मतलब क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो उसके नाम पर जाओ, सहजीवन। सहजीवन का मतलब होता है संगति का असर। और संगति का असर कॉम्प्लेक्सों पर किस प्रकार से पड़ता है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, ध्यान से समझना। माना कि कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स है। अब आप लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स में कौन होते हैं? मेटल और लिगेंड होते हैं। और मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। भाई, जो कॉम्प्लेक्स होता है उस कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, जिनमें मेटल का नेचर तो कैसा होता है? एसिड जैसा, और जो लिगेंड होता है उसका नेचर कैसा होता है? बेस अर्थात क्षार जैसा। ये मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दी थी जब इसकी बेसिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो माना कि कोई कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई मेटल है, और माना कि उस मेटल का नेचर क्या है? कठोर है, अर्थात मेटल आप लोगों की हार्ड है। लेकिन उस हार्ड मेटल से, उस कठोर धातु से आप लोगों ने मृदु लिगेंडों को जोड़ दिया, तो उस मृदु लिगेंडों का इफेक्ट किस पर पड़ेगा? कठोर धातु पर। और वो जो कठोर धातु थी वो भी आप लोगों की क्या हो जाएगी? मृदु हो जाएगी। मतलब जो आप लोगों के लिगेंड है ना, लिगेंड का इफेक्ट किस पर लगेगा? मेटल पर लगेगा। तो जो मेटल आप लोगों की कठोर थी ना, उन लिगेंडों की वजह से क्या हो जाएगी? मृदु हो जाएगी। या फिर आप लोगों इसका उल्टा कर दो, माना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स में आप लोगों की कोई मेटल है, ठीक है ना, और उस मेटल का नेचर माना कि मृदु हुआ, और आपने उस मृदु मेटल से या जो आप लोगों की मृदु धातु से आपने कठोर लिगेंडों को जोड़ दिया, तो जो मृदु धातु थी ना वो भी आप लोगों की क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला कौन जुड़ने के लिए आ रहा है इस पर डिपेंड करेगी मेटल की कठोरता और मृदुता। बात आप लोगों को समझ में आ गई? एक बार मैं दोबारा से आप लोगों के लिए बता देता हूं, ध्यान से समझना। माना कि कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, और उस कॉम्प्लेक्स में मेटल है, ठीक है ना, मेटल का नेचर सपोज करो कठोर है, और आपने मृदु लिगेंडों को जोड़ दिया, तो उस कठोर का नेचर क्या हो जाएगा? मृदु हो जाएगा। किन की वजह से? उन लिगेंडों की वजह से। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर माना कि कोई मेटल है और उसका नेचर मृदु हुआ, सॉफ्ट हुआ, और आप लोगों ने उससे कठोर लिगेंड जोड़ दिए, तो कठोर लिगेंड जुड़े होने की वजह से उस मेटल का नेचर क्या हो जाएगा? कठोर ही हो जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इसको एक जॉर्ज जॉनसन नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको क्या बोला था? सहजीवन। मतलब इस घटना को जॉर्ज जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने क्या बोला था? सहजीवन बोला था। मैं साइंटिस्ट का नाम लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखना। जॉर्ज जॉनसन नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस परिघटना को क्या बोला था? उसने इसको बोला था सहजीवन अर्थात सिम्बायोसिस। ये साइंटिस्ट था जॉर्ज जॉनसन।
ठीक है ना। ये साइंटिस्ट था जॉर्ज जॉनसन नाम का। इसने इस परिघटना को क्या बोला था, सहजीवन बोला था, अर्थात सिम्बायोसिस बोला था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस सहजीवन वाले टॉपिक को कंप्लीट रूप से एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ B+3 का, ठीक है ना। मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूँ, B+3 का, ध्यान से समझना, ठीक है ना। इस एग्जांपल के आधार पर आप लोगों को ये सहजीवन वाला टॉपिक बिल्कुल बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने एग्जांपल किसका लिया, B+3 का, ठीक है ना। मान लेते हैं B+3 एक अम्ल है, ये कठोर अम्ल भी हो सकता है और मृदु अम्ल भी हो सकता है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या B+3 है, ठीक है ना। B+3 एक अम्ल है, ये कठोर अम्ल भी हो सकता है और मृदु अम्ल भी हो सकता है। डिपेंड करता है इससे जुड़ने के लिए कौन आ रहा है। तो देखो अगर इस B+3 से मैं 3 फ्लोरीन जोड़ दूं, ये आप लोगों का B+3 है, और अगर मैं इससे 3 फ्लोरीन जोड़ दूं तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि फ्लोरीन का नेचर क्या होता है, कठोर होता है। कठोर लिगेंडों की पहचान करना मैंने आप लोगों के लिए शुरू में बता दिया था कि जिन लिगेंडों में फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, जिन लिगेंडों के अंदर फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हुआ उनका नेचर क्या होगा, कठोर होगा, अर्थात वो क्या होंगे, हार्ड होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है इनकी विद्युत ऋणता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखो जब B+3 से आप 3 फ्लोरीन जोड़ते हो तो आप लोगों को पता है कौन सा यौगिक बनता है, BF3 यौगिक बनता है, ठीक है ना। कौन सा यौगिक बनता है, BF3। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने B+3 के बारे में क्या बोला था कि B+3 एक अम्ल है, ये कठोर अम्ल भी हो सकता है और मृदु अम्ल भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने B+3 से 3 फ्लोरीन जोड़े तो फ्लोरीन का नेचर कठोर होने की वजह से इस पूरे BF3 यौगिक का नेचर भी क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। अर्थात इस फ्लोरीन की वजह से ये जो BF3 यौगिक है ये क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्या हो जाएगा, कठोर अम्ल हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा आप लोगों का हार्ड एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप लोगों का हार्ड एसिड। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक केस तो मैंने ये ले लिया, किसका ले लिया, कठोर का ले लिया। अब दूसरा केस मैं किसका ले लेता हूं, मृदु का ले लेता हूं, अर्थात सॉफ्ट का ले लेता हूं। तो देखो इसी B+3 से, अगर इसी B+3 से मैं अगर 3 हाइड्रोजन जोड़ दूं तो देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, मृदु होता है, अर्थात हाइड्रोजन सॉफ्ट लिगेंड होता है, ठीक है ना। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए H+ और H- के बारे में बताया था। एक तो H+ के बारे में बताया था और एक H- के बारे में बताया था। ध्यान में रखना लिगेंडों की क्या पहचान होती है कि जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, अर्थात जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो ध्यान में रखना H+ कभी भी लिगेंड नहीं हो सकता, क्योंकि H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो ये लिगेंड नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान में रखना H+ कौन होता है, कठोर अम्ल होता है, ठीक है ना। H+ क्या होता है, कठोर अम्ल होता है। लेकिन बात जब मैं H- की करता हूं तो आप लोगों को पता माइनस चार्ज के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। तो ध्यान में रखना H- कौन होता है, आप लोगों का लिगेंड हो सकता है, ठीक है ना। H- क्या होता है, आप लोगों का लिगेंड होता है। और हम जानते हैं लूसी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि H- जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारों की तरह, मतलब लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारों की तरह। तो ये हो जाता है आप लोगों का मृदु, ये हो जाता है आप लोगों का मृदु क्षार, अर्थात ये हो जाता है आप लोगों का सॉफ्ट बेस हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बता दी थी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनके अलावा कोई और लिगेंड हुआ तो ध्यान में रखना वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, मृदु की तरह। और फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसकी तरह करते हैं, कठोर क्षारों की तरह। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। और ये किसकी तरह करते हैं, मृदु क्षारों की तरह। चलो ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों ने B+3 के साथ में 3 हाइड्रोजन जोड़े तो जो आप लोगों का यौगिक बनेगा ना BH3, ठीक है ना। तो BH3 जो आप लोगों को यौगिक बनेगा इसका नेचर क्या हो जाएगा, मृदु अम्ल हो जाएगा। इसका नेचर क्या हो जाएगा, मृदु अम्ल हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा आप लोगों का सॉफ्ट एसिड हो जाएगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब इस हाइड्रोजन का इफेक्ट किस पर लग गया, बोरॉन पर लग गया, ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, मृदु होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये B+3 के नेचर को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ठीक है ना। इसलिए ये कौन हो जाएगा, मृदु अम्ल हो जाएगा, सॉफ्ट एसिड हो जाएगा। किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। और जो BF3 यौगिक है ये कठोर अम्ल हो जाएगा, किसकी वजह से, इस फ्लोरीन की वजह से। बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, सहजीवन बोलते हैं, अर्थात सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको किसने बताया था, जॉर्ज जॉनसन नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस घटना को क्या बोला था, सहजीवन बोला था। एक बार मैं दोबारा से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ध्यान से समझना। मैंने B+3 का एग्जांपल लिया, ठीक है ना, B+3 का एग्जांपल लिया था।
इस B+3 से जब मैंने 3 फ्लोरीन जोड़े थे तो जो BF3 यौगिक बना उसका नेचर इस फ्लोरीन की वजह से क्या हो गया, कठोर अम्ल जैसा हो गया, ठीक है ना। दूसरे केस में मैंने क्या किया था, इसी B+3 के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़े तो जो BH3 यौगिक बना उसका नेचर क्या हो गया, मृदु अम्ल जैसा हो गया। किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। इसका मतलब जो B+3 से जुड़ने के लिए जा रहा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि इसका नेचर कठोर होगा या मृदु होगा। अगर B+3 के साथ में आप लोगों ने किसी कठोर लिगेंड को जोड़ दिया तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और B+3 के साथ में आप लोगों ने किसी मृदु लिगेंड को जोड़ दिया तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सहजीवन बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। अपने सामान्य शब्दों में बोले हम तो इसको हम क्या बोलते हैं, संगति का असर बोलते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि HACB थ्योरी, पियर्सन थ्योरी या HACB थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेटल और लिगेंड की जो केमिस्ट्री होती है, मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेटल और लिगेंड की जो केमिस्ट्री होती है उसमें मेटल और लिगेंड दोनों अगर कठोर हुए या दोनों अगर मृदु हुए तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है, अर्थात स्थायी होता है। लेकिन कॉम्बिनेशन जैसे कि माना कि मेटल का नेचर तो कठोर हुआ और लिगेंड का नेचर मृदु हुआ, या मेटल का नेचर मृदु हुआ, लिगेंड का नेचर कठोर हुआ, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अस्थायी होता है, अर्थात अनस्टेबल होता है। किसके अकॉर्डिंग, पियर्सन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग या HACB थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं मैं यहां पर, अगर इस BH3 यौगिक के साथ, ठीक है ना, इस BH3 यौगिक के साथ में अगर मैं कोई मृदु लिगेंड को जोड़ दूं तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स आप लोगों को क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे कि ये BH3 तो क्या हो गया, मृदु अम्ल हो गया, और इस मृदु अम्ल से अगर मैं कोई मृदु क्षार जोड़ दूं तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्टेबल, क्योंकि कॉम्बिनेशन किसका हो जाएगा, मृदु मृदु का, अर्थात सॉफ्ट सॉफ्ट का। चलो मैं बात करता हूं BF3 के बारे में, ठीक है ना। तो BF3 का नेचर तो क्या हो गया, कठोर अम्ल हो गया, अर्थात हार्ड एसिड हो गया। और इस हार्ड एसिड के साथ में अगर मैं हार्ड क्षार जोड़ दूं, मतलब हार्ड बेस जोड़ दूं, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन किसका हो जाएगा, हार्ड हार्ड का हो जाएगा, अर्थात कठोर कठोर का हो जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो मैं एक काम करता हूं, इसको तो मैं मिटा देता हूं, और एक काम करता हूं, इसके साथ तो मैं कौन से लिगेंड को जोड़ देता हूं, इसके साथ तो मैं कठोर लिगेंड को जोड़ देता हूं और इसके साथ मैं मृदु लिगेंड को जोड़ देता हूं। फिर उनसे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स आप लोगों के स्टेबल होंगे, क्योंकि इसके अंदर कॉम्बिनेशन किसका हो जाएगा, कठोर कठोर का, और इसके अंदर कॉम्बिनेशन किसका हो जाएगा, मृदु मृदु का। वो मैं अभी रिएक्शन शो कर देता हूं आप लोगों के सामने, जिससे कि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो चलो ठीक है, इसको मिटा देता हूं, देख लो। इधर देखो, मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, BF3 ले रहा हूं, ठीक है ना। BF3 का नेचर क्या होता है, कठोर अम्ल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कठोर अम्ल होता है, अर्थात ये क्या होता है, हार्ड एसिड होता है, ठीक है ना। क्या होता है, हार्ड एसिड, ठीक है ना। कठोर अम्ल की अगर मैं रिएक्शन किससे करवा देता हूं, कठोर क्षार से, मतलब जैसे कठोर क्षार के रूप में मैं किसको ले लेता हूं, NH3 को ले लेता हूं, ठीक है ना। ये कौन है, लिगेंड, और लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षार की तरह, ठीक है ना। अब इस NH3 में देने वाला कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, और आप लोग जानते हो अगर लिगेंड के अंदर देने वाला नाइट्रोजन हुआ तो उसका नेचर क्या होगा, कठोर क्षार जैसा होगा, ठीक है ना। उसका नेचर क्या होगा, कठोर क्षार जैसा होगा, अर्थात ये हो गया आप लोगों का हार्ड बेस हो गया, ठीक है ना, हार्ड बेस हो गया। अब इनसे जिस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या होगा, स्टेबल होगा। वो कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या होगा, स्टेबल, क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन किसका हो जाएगा, आप लोगों का कठोर कठोर का हो जाएगा, क्योंकि ये तो कौन हो गया, कठोर अम्ल हो गया, और ये कौन हो गया, कठोर क्षार हो गया। और HACB थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का हो रहा है, मृदु मृदु का हो रहा है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है, अर्थात स्थायी होता है। तो ध्यान में रखना, ये कॉम्प्लेक्स जो आप लोगों का बना है, ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या होता है, स्थायी होता है, अर्थात स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो किसका हो गया, कठोर कठोर का हो गया, अर्थात ये तो कौन हो गया, आप लोगों का कठोर अम्ल हो गया, और ये आप लोगों का क्या हो गया, कठोर क्षार हो गया। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये तो मैंने BF3 लिया, अब मैं यहाँ पर किसको ले लेता हूँ, BH3 को ले लेता हूँ, ठीक है ना। और BH3 से मैं किसको जोड़ देता हूँ, H- को जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता BH3 का नेचर क्या होता है, BH3 का नेचर होता है मृदु अम्ल, अर्थात ये होता है आप लोगों का सॉफ्ट, ये होता है आप लोगों का सॉफ्ट एसिड, ठीक है ना। ये कौन होता है, मृदु अम्ल, और ये कौन होता है आप लोगों का मृदु क्षार, अर्थात ये होता है आप लोगों का सॉफ्ट बेस।
ठीक है ना, ये क्या होता है आप लोगों का सॉफ्ट बेस, ठीक है ना। तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स आप लोगों को पता क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। BH3 यहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसके लिए, BH3 के लिए, तो ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या होगा, स्थायी होगा अर्थात स्टेबल होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, इधर देखिए, ये आप लोगों का फ्लोरीन की वजह से ये पूरा BF3 यौगिक आप लोगों का क्या हो गया, कठोर अम्ल हो गया, ठीक है ना। जब इस कठोर अम्ल को हमने कठोर क्षार के साथ जोड़ दिया तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि कॉम्बिनेशन किसका हो गया, कठोर कठोर का हो गया और हार्ड हार्ड का हो गया। और HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का होगा तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये जो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या हो गया, स्टेबल हो गया अर्थात स्थायी हो गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं बात करता हूं किसकी, BH3 की। तो ऐसा हाइड्रोजन की वजह से ये पूरा जो आप लोगों का BH3 यौगिक बना है, इसका नेचर क्या हो गया, मृदु अम्ल जैसा हो गया अर्थात सॉफ्ट एसिड जैसा हो गया, ठीक है ना। तो इस मृदु अम्ल से अगर मैं किसी मृदु क्षार को जोड़ दूं तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स आप लोगों को पता क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो कॉम्बिनेशन किसका हो गया, मृदु मृदु का हो गया अर्थात सॉफ्ट सॉफ्ट को हो गया। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना। इसका मतलब ये जो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स भी आप लोगों का स्टेबल है किसकी वजह से, हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन की वजह से। और ये जो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स भी आप लोगों का स्टेबल है किसकी वजह से, सॉफ्ट सॉफ्ट वाले कॉम्बिनेशन की वजह से। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स आप लोगों के क्या हो गए, स्टेबल हो गए। लेकिन मैं इनका उल्टा कर दूं, उल्टे का मतलब समझे, क्या इस BF3 के साथ अगर मैं यहां पर जैसे कि सपोज करो BF3 के साथ में मैं H- को जोड़ दूं तो आप लोगों को पता है कॉम्बिनेशन किसका हो जाएगा, कठोर मृदु का हो जाएगा। तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। बात करता हूं मैं BH3, अगर इस BH3 के साथ में F- को जोड़ दूं तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका नेचर तो क्या है, मृदु, और F- का नेचर क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। चलो उसको भी मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। तो देखो इसको मिटा देता हूं, मैं उल्टा कर देता हूं लिगेंडो में, ठीक है ना। ऊपर तो मैं किसको जोड़ देता हूं, H- को, नीचे मैं किसको जोड़ देता हूं, F- को। तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कॉम्प्लेक्स आप लोगों को क्या होगा, अनस्टेबल अर्थात अस्थायी। देखो यहां पर तो मैं किसको जोड़ देता हूं, H- को। आप लोग जानते हैं H- का नेचर क्या होता है, मृदु अम्ल होता है, सॉरी ये होता है H- आप लोगों को होता है मृदु क्षार होता है, अर्थात ये होता है आप लोगों का सॉफ्ट बेस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। और यहां पर मैं किसको जोड़ देता हूं, F- को। F- का नेचर क्या होता है आप लोगों का, कठोर क्षार, कठोर क्षार मतलब ये हो गया आप लोगों का हार्ड बेस, ठीक है ना। क्या हो गया आप लोगों का हार्ड बेस। तो देखो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनना वो आप लोगों का बनना है BF3, और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, आप लोगों का H- कर रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, H-। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या हो गया, अस्थायी हो गया अर्थात अनस्टेबल हो गया। बात करता हूं मैं नीचे वाले कॉम्प्लेक्स की, तो ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों का बनेगा BH3, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, आप लोगों का फ्लोरीन कर रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स भी आप लोगों का क्या होगा, अस्थायी होगा अर्थात अनस्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कठोर मृदु का और मृदु कठोर का हो रहा है। और HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन कठोर मृदु का या मृदु कठोर का हुआ तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अनस्टेबल होता है अर्थात अस्थायी होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो ये जो 4 एग्जांपल आप लोगों के सामने लिए, 2 तो इससे पहले लिए थे, 2 एग्जांपल आप लोगों के सामने ये रहे, ठीक है ना। आगे ने बात आप लोगों को समझ में, आप तो सीधा सा मतलब रखना कि अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का हो रहा है या मृदु मृदु का हो रहा है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स का होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन कठोर मृदु का हुआ या मृदु कठोर का हुआ तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या होगा, अनस्टेबल होगा। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि देखो आप लोगों को पता है ये आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों का कौन है, अनस्टेबल। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स भी आप लोगों का कौन है, अनस्टेबल। अगर इन दो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सों की आपस में रिएक्शन करवा दें तो इनसे जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का स्टेबल होगा। क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जब कोई अनस्टेबल चीज आपस में रिएक्शन करती है तो इनसे जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट आप लोगों का स्टेबल होगा। किस तरीका से स्टेबल होगा वो मैं आप लोगों के सामने भी रिएक्शन लिख के समझा देता हूं। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जब रिएक्टेंट अगर अनस्टेबल हुआ तो उनसे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ठीक है ना, एक तो इस वाले और इनकी आपस में रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है ना। इसको तो मैं मिटा के साइड में लिख रहा हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। इस वाले कॉम्प्लेक्स की और इनकी आपस में रिएक्शन करवा रहा हूं, फिर देखो रिएक्शन से किस तरीका से स्टेबल वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देख लो आप लोग, अभी रिएक्शन शो कर देता हूं आप लोगों के सामने।
देखो मैं यहाँ पर रिएक्शन शो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर तो मैं किसको ले लेता हूँ, BF3 को ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं किसको ले रहा हूँ, BF3 को। अभी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा था, हाइड्रोजन कर रहा था, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं किसको ले लेता हूँ, BH3 को। अभी थोड़ी देर पहले इसको इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा था, फ्लोरीन, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता है ये क्या है, अस्थायी है, ये दोनों ही क्या है, अस्थायी है अर्थात अनस्टेबल है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको हमने क्या बोला था, कठोर अम्ल, इसको हमने क्या बोला था, कठोर अम्ल। और इसको हम लोगों ने क्या बोला था, मृदु क्षार, ठीक है ना। और इसको हम लोगों ने क्या बोला था, मृदु अम्ल। और इसको हम लोगों ने क्या बोला था, कठोर क्षार, हार्ड बेस। इंग्लिश में भी लिख देता हूं जिससे कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख लेंगे। इसको तो हम क्या बोलते हैं, हार्ड एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम हार्ड एसिड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बेस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एसिड बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड बेस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड बेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये जो आप लोगों का हाइड्रोजन है ये तो कहां पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर। और ये फ्लोरीन है, ये कहां पर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पर। अर्थात यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया शो हो रही है, प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह आप लोगों को ग्रुप ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर तो आप लोगों का क्या बन जाएगा, इस BF3 के साथ तो आप लोगों का कौन जुड़ जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और इस BH3 के साथ आप लोगों का कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा अर्थात स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, कठोर कठोर का। और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, मृदु मृदु का। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से जो आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, रिएक्टेंट आप लोगों का क्या होगा, अस्थायी हो गया अर्थात अनस्टेबल हो गया, ठीक है ना। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनसे जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का स्टेबल होगा। क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, कठोर कठोर का और मृदु मृदु का। बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोगों की ये सहजीवन वाली एप्लीकेशन भी कंप्लीट होती है, ठीक है ना। कितनी सीधी एप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को तो बस HCB थ्योरी ध्यान में रखनी है कि HCB थ्योरी में मैंने आप लोगों के लिए क्या बताई थी, ठीक है ना। जितनी भी इसकी बेसिक केमिस्ट्री थी वो पूरी बेसिक केमिस्ट्री मैंने पहले लेक्चर से समझा दी थी। किसका नेचर तो कठोर होता, किसका नेचर मृदु होता, आप लोग आराम से देख लेना, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों की ये सहजीवन वाली एप्लीकेशन भी कंप्लीट होती है अर्थात जिसको हमने क्या बोला था, इंग्लिश में सिम्बायोसिस बोला था। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखो यहां पर सहजीवन वाली जो एप्लीकेशन है, ये टॉपिक आप लोगों का, इससे एग्जाम में इस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग लास्ट ईयर की जो एग्जाम है उनमें क्वेश्चन देखना, तो इस तरीका से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि या तो वो क्या करता है, सहजीवन वाले टॉपिक पर आप लोगों से शॉर्ट नोट्स लिख पाता है अर्थात टिप्पणी करवाता है। जैसा सहजीवन वाला टॉपिक दे दिया आप लोगों के लिए और बोल दी सहजीवन पर शॉर्ट नोट्स लिखिए या सहजीवन पर आप टिप्पणी कीजिए। तो आप लोगों को जिस तरीका से मैंने नोट्सों के अंदर लिखवा रखा है, जिस तरीका से मैंने आप लोगों की क्लास लिया है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आप लोग लिख देना, ठीक है ना। ये तो हो गए आप लोगों के शॉर्ट नोट्स। या फिर इसी टॉपिक से आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से पूछा जाता है कि माना कि कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, और उस क्वेश्चन में आप लोगों से बोल दिया दो कॉम्प्लेक्स दे दिए क्वेश्चन में, एक कॉम्प्लेक्स ये दे दिया, एक कॉम्प्लेक्स ये दे दिया, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सों के बारे में बोलेगा कि माना कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, इसको सहजीवनता के आधार पर समझाइए। तो आप लोग किस तरीका से समझाओगे वो मैं आप लोगों के लिए अभी बता देता हूं। लास्ट ईयर की एग्जाम में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उस क्वेश्चन के आधार पर मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूं कि किस तरीका से कोई भी कॉम्प्लेक्स को आप लोग सहजीवनता के सिद्धांत के आधार पर समझाओगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि हमारी सहजीवन वाली एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देख लो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना। उस क्वेश्चन के आधार पर अभी आप लोगों के लिए और ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। देखो क्वेश्चन आप लोगों का ये है जो कि एग्जाम में पूछ रखा है आप लोगों से। ये कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, ये कौन हो गया आपको, कोबाल्ट हो गया, ठीक है ना। इस कोबाल्ट के साथ 5 CN लिगेंड जुड़े हुए हैं, 5 CN लिगेंड जुड़े हुए हैं और इधर दे दिया आप लोगों का NCS, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स और इसके बारे में क्या बोल रहा है कि यह संकुल या कॉम्प्लेक्स क्या है, अस्थायी है अर्थात ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या है, अनस्टेबल है। यह संकुल अस्थायी है, ठीक है ना, यह संकुल अस्थायी है। वे अगला कॉम्प्लेक्स दे रहा है वे, ठीक है ना। और दूसरा कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए दिया है, कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए ये दिया है CO
वो ही आप लोगों के CN 5 लिगेंड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो लिगेंड दिया वो क्या दिया है, SCN दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है, SCN। और इसके बारे में क्या बोल रहा है कि यह संकुल है वो क्या है आप लोगों का स्थायी है, ठीक है ना। यह संकुल क्या है, स्थायी है। लास्ट में लगा दिया उसने क्यों, ठीक है ना, लास्ट में उसको क्यों लगा दिया। इसको आप लोगों को किसके आधार पर समझाना है, सहजीवनता के आधार पर समझाना है। तो देखो ध्यान से समझना, मैं अभी आप लोगों के लिए इसको पूरी को अच्छी तरीके से समझा देता हूं। देखो सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीका से पूछा जाता है, ठीक है ना। एक कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए ये दे दिया और इसके बारे में क्या बोला है कि ये संकुल क्या है, अस्थायी है अर्थात अनस्टेबल है। एक कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए दे दिया और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आप लोगों से क्या बोला कि यह संकुल क्या है, स्थायी है अर्थात स्टेबल है। तो देखो यहां पर एक आप लोगों का कॉमन सेंस लगेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आंसर तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि जिसको वो अस्थायी बोल रहा है, जिसको वो अनस्टेबल बोल रहा है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन या तो कठोर मृदु का होगा या मृदु कठोर का होगा। और जिसको वो स्थायी बोल रहा है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्बिनेशन या तो कठोर कठोर का होगा या मृदु मृदु का होगा। चलो चेक कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं, अभी पता लग जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है और क्यों। इसको हम किसके आधार पर समझाएंगे, सहजीवनता के आधार पर समझाएंगे। चलो ठीक है, तो देखो समझने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको तो मैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दे देता हूं और इसको मैं क्या दे देता हूं, कॉम्प्लेक्स सेकंड दे देता हूं। ध्यान से समझना, इसको तो मैंने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दे दिया, ये लो, ठीक है ना, और इसको मैंने क्या दे दिया, कॉम्प्लेक्स सेकंड दे दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि सहजीवनता के सिद्धांत के आधार पर इसको हम किस तरीका से समझाएंगे वो मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। देखो ध्यान से समझना, इस वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बारे में। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बारे में वो क्या बोल रहा है कि यह संकुल क्या है, अस्थायी है अर्थात अनस्टेबल है। इसका मतलब इसके अंदर कॉम्बिनेशन या तो कठोर मृदु का होगा या मृदु कठोर का। अभी चेक कर लेते हैं। तो इधर देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि कोबाल्ट का नेचर क्या होता है, कठोर होता है। ध्यान से समझना, कोबाल्ट का नेचर क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन इस कोबाल्ट से 5 CN लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि CN लिगेंड के अंदर देने वाला कौन होता है, कार्बन होता है। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि कार्बन का नेचर तो क्या होता है, मृदु होता है, क्योंकि मैं आप लोगों से पहले ही बता चुका हूं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हुए तो कठोर हुए। इनके अलावा कोई और प्रेजेंट हुआ जैसे कि फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, आयोडीन हुआ, या आप लोगों का कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इन सबका नेचर क्या होता है, मृदु होता है अर्थात सॉफ्ट होता है। तो देखो सुनो, कोबाल्ट का नेचर क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन इस कोबाल्ट से 5 CN लिगेंड जुड़े होने की वजह से इसका नेचर क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। अर्थात इस CN लिगेंड का इफेक्ट किस पर लग गया, कोबाल्ट पर लग गया। यहां पर सहजीवनता का सिद्धांत लग जाएगा। कोबाल्ट का नेचर क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन जैसे इससे 5 CN लिगेंड जुड़े तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। मतलब आप लोगों का ये क्या हो गया, मृदु अम्ल हो गया। ये आप लोगों का क्या हो गया, मृदु अम्ल हो गया, अर्थात ये हो गया आप लोगों का सॉफ्ट एसिड हो गया। चलो ठीक है, इसका क्लासिफाई हो गया ना, क्या इस CN की वजह से इस कोबाल्ट का नेचर क्या हो गया, मृदु हो गया। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आप लोगों का ये बच गया NCS वाला लिगेंड। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो NCS लिगेंड होता है उनमें देने वाला कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। देने वाला कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि अगर लिगेंड में देने वाला नाइट्रोजन हुआ तो उसका नेचर क्या होगा, कठोर क्षार जैसा होगा अर्थात हार्ड बेस जैसा होगा। इसका मतलब आप लोगों का ये कौन हो गया, कठोर क्षार। इसका मतलब ये हो गया आप लोगों का हार्ड बेस। ये क्या हो गया आप लोगों का, हार्ड बेस, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कॉम्बिनेशन किसका हो गया, मृदु का कठोर का। और हम जानते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन मृदु कठोर का हुआ तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है अर्थात अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, मृदु अम्ल और कठोर क्षार का। इसलिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आप लोगों का क्या है, अस्थायी अर्थात अनस्टेबल है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात करता हूं। कॉम्प्लेक्स सेकंड को सामने वाला क्या बोल रहा है, स्थायी बोल रहा है, स्टेबल बोल रहा है। इसका मतलब एक बात तो पहले से क्लियर है अपने दिमाग में। कौन सी बात क्लियर है, कि या तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का होगा या मृदु मृदु का होगा। अभी पता लग जाएगा आप लोगों को। तो देखो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है ऊपर वाला। यहाँ पर CO के साथ 5 CN लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसका नेचर क्या हो गया, वही आप लोगों का क्या हो गया,
मृदु अम्ल हो गया, अर्थात आप लोगों का क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड हो गया। क्या हो गया आप लोगों का, सॉफ्ट एसिड हो गया। अब जो आप लोगों का ये HCl लिगेंड है ना, इनमें देने वाला कौन होता है, सल्फर होता है। और हम जानते हैं कि सल्फर का नेचर तो मृदु होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भैया आप लोगों का मृदु क्षार, ये हो जाएगा आप लोगों का सॉफ्ट बेस, ठीक है ना। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन हुआ वो किसका हो गया, मृदु मृदु का, मतलब मृदु अम्ल और मृदु क्षार का। इसलिए कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो आप लोगों का क्या है, स्टेबल है HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसको हमने किसके आधार पर समझाया, सहजीवनता के सिद्धांत के आधार पर। कैसे, क्योंकि आप लोग जानते हो कोबाल्ट का नेचर तो कठोर होता है, लेकिन कोबाल्ट से 5 Cl लिगेंड जुड़े होने की वजह से इसका नेचर क्या हो जाता है, मृदु हो जाता है। और यहां पर जो कॉन्सेप्ट लग जाता है वो किसका लग जाता है, सहजीवनता का, अर्थात सिम्बायोसिस का। बात आप लोगों के समझ में आ गई। तो इस तरीका से आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, एग्जाम में इस एप्लीकेशन से आप लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि या तो इस एप्लीकेशन के बारे में दे देगा कि भाई सहजीवनता पर शॉर्ट नोट्स लिखिए, या सहजीवनता पर आप मतलब टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। या फिर आप लोगों से इस तरीका से क्वेश्चन देगा और लास्ट में बोल देगा कि इसको सहजीवनता के सिद्धांत के आधार पर समझाइए। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है यहाँ पर सहजीवनता का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आराम से एक्सप्लेन कर देना। बाकी की सारी चीजें मैंने नोट्सों में लिखा रखी है, आप लोग नोट्सों में पढ़ लेना, ठीक है ना। ध्यान में रखना, पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि एक बार क्लास ले लो अच्छी तरीका से, बिल्कुल फ्रेश दिमाग में क्लास ले लो, ठीक है ना। क्लास को लेने के बाद फिर एक बार नोट्सों को पढ़ लो, बिल्कुल दिमाग में इस तरीका से फिट हो जाएगी कि दोबारा ना तो नोट्सों को देखने की जरूरत है और ना ही लेक्चर को देखने की जरूरत है। देखो किसी भी चीज का आप कॉन्सेप्ट पकड़ा करो, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सारी चीजों को अच्छी तरीका से कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए जो शुरू में मैंने HCl थ्योरी के जो पहले दूसरे जितने भी लेक्चर लिए हैं, वहां से मैंने क्या किया, केमिस्ट्री को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया है, जिससे कि आप लोगों को जितनी भी सारी आगे आने वाली चीजें वो सभी आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आए, ठीक है ना। अगले लेक्चर में आगे जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी वो सारी एप्लीकेशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएंगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर है, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई भी चीज टफ नहीं है, कोई भी चीज आप लोगों के लिए कठिन नहीं है, आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन नंबर 3 को कर लिया, सहजीवनता को, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, एक बार फिर बता देता हूं, जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन स्टूडेंटों ने अब तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो और ऐप से जुड़ जाओ आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सहजीवन वाली एप्लीकेशन कंप्लीट। अब आगे आने वाले लेक्चर में आगे आने वाली एप्लीकेशनों का डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक है, फिर आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।